हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह मिलिट्री सैटेलाइट इंटेलिजेंस से संबंधित है, जो भारत विकसित कर रहा है। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम इसका जलवा देख भी चुके हैं। तो क्या भारत और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के जरिए आप अपने दुश्मनों को मात करने की राह देख रहा है? अब इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल यह आज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो बांग्लादेश से संबंधित था, जो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। चलिए दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। इसी महीने की 9-10 की रात, इंटरवीनी रात या 9-10 तारीख को शाम 5 बजे जो है ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। ये शुरू हुआ 6-7 को, यानी 3 से 4 दिन चला ही। ये शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट था। अब इसको आप वार न कहिए, इसको आप स्कर्मिश या कॉन्फ्लिक्ट ही कहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस दौरान ये बात क्लियर हो गई कि भारत के दो अग्रणी संस्थाएं इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मिलिट्री की बहुत हेल्प कर रही थी। एक का नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 1969 में जिसकी स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। 1962 में ये इंको स्पार के नाम से गठित हुआ था पंडित नेहरू के द्वारा। 1969 में इसी का नाम बदल करके इसरो कर दिया गया। इसमें विक्रम साराभाई की बहुत बड़ी भूमिका थी। बाद में चल करके इसरो और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अलग कर दिया गया, और इस प्रकार से ये दोनों के दोनों, डीआरडीओ तो अलग है, तो 1958 से ही काम कर रहा है, 56-58 से ही काम कर रहा है। तो आपको हम ये बताते चलें कि वो तो पहले से प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम कर ही रहा था, लेकिन स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इसरो का गठन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ये पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का समापन हुआ, उसके बाद रॉ 1968 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, और दूसरा एक इसरो के रूप में गठित किया उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उनको महसूस हुआ कि भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग में सेटेलाइट की बहुत बड़ी भूमिका है। 1975 में आर्यभट्ट नामक पहला उपग्रह सोवियत रूस के एक स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी का विकास, यानी अंतरिक्ष में शांति की खोज के लिए भी सेटेलाइट का लॉन्च करना, और युद्ध में भी मिसाइल का इस्तेमाल करना, दोनों रॉकेट के पीठ पर ही लाद कर किए जाते हैं। इसका निर्माण 1983 से हुआ, जब रोहिणी थर्ड का लॉन्च हुआ। उसी समय इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGTMMP, गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP का गठन हुआ, और इसके तहत अब्दुल कलाम को इसका डायरेक्टर बनाया गया, और उन्होंने पनात, पृथ्वी, अग्निनाग, आकाश और त्रिशूल नामक 5 सेटेलाइट का निर्माण किया। इसमें कुछ तो पिनाका इसी के तर्ज पर आगे डेवलप हुआ, जिसको फायर एंड फॉरगेट रॉकेट सिस्टम कहते हैं। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसी प्रकार से इससे मिलते जुलते और भी चीज़ों का विकास किया गया। लेकिन भारत की विकास यात्रा यही नहीं रुकी। भारत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, और अभी भारत ने कुछ वर्ष पहले ही कार्टोसैट और रिसैट, कार्टोसैट कार्टोग्राफी यानी भौगोलिक जो मैप होता है, किसी भी इलाके का मैपिंग करना, ये कार्टोसैट के कार्टो सैटेलाइट के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। कार्टोग्राफी, कार्टोस मतलब कार्टोग्राफी से है, कार्टोग्राफी का मतलब मैपिंग से ही होता है। और दूसरा रिसैट है, रेडियो इमेजिंग सेटेलाइट से है, यानी किसी भी चीज़ का रेडियो तरंग का प्रयोग करके उसका चित्र ले लेना, ये रेडियो इमेजिंग सेटेलाइट का काम है। ये दोनों भारत के खुफिया सेटेलाइट हैं। और अभी जो CDS अनिल चौहान साहब हैं, उनके अनुसार भारत 52 ऐसे सेटेलाइट लॉन्च करेगा
जो न्यू मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन को के अंतर्गत लॉन्च किए जाएंगे। न्यू मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत मिलिट्री सैटेलाइट के रूप में इनको लॉन्च किया जाएगा अनिल चौहान साहब के अनुसार। और ये सभी के सभी हेल्प करेंगे मिलिट्री के। तो दूसरे शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा इसरो ने सही लोकेशन बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ ने, जो कि मिलिट्री के लिए वस्तुतः काम करता है, जिसका गठन वर्ष 2002 में कारगिल रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ था। वर्ष 2004 से उसने औपचारिक रूप से काम करना शुरू ही कर दिया था। तो एनटीआरओ और इसरो ने मिलकर के खुफिया जानकारी दिया भारत को, जिससे कि शत्रु यानी पाकिस्तान के सही लोकेशन का पता चल पाया कि आतंकवादी शिविर कहाँ है। इसीलिए पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ आक्रमण किया जा सका बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस किए हुए। राफेल मिसाइल का प्रयोग करते हुए स्काल्प और हैमर मिसाइल से, और यहाँ तक उनके अंडरग्राउंड बंकर को भी तोड़ दिया गया था। खैर, अनिल चौहान साहब जिसकी बात कर रहे हैं वो वास्तव में मिलिट्री का नया डॉक्ट्रिन है। भारत विश्व का अमेरिका रूस चीन के बाद चौथा ऐसा देश है जिसने सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल किया है। दूसरे शब्दों में अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को मार गिराया, जिसका डेबरी सागर में गिरा दिया गया। और भारत जो है इस प्रकार से चौथा ऐसा देश बन गया जिसने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मार गिराने की क्षमता हासिल किया है। यानी उसने एक ऐसे उपग्रह का प्रयोग किया है, या यूँ कह लें मिसाइल का प्रयोग किया है, जो कि सैटेलाइट को ही मार गिरा सकता है, चाहे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही क्यों ना हो, घूम रहा हो, जब पृथ्वी की गति से उसकी गति एक जैसी मिल जाए, तो उतनी ऊंचाई पर चाहे भले ही कोई सैटेलाइट घूम रहा हो, लेकिन भारत ने चूंकि वही इंफॉर्मेशन के लिए उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी सतह में खनिज वगैरह का पता करने के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम लोग पोलर सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, जो एक पोल से दूसरे पोल की यात्रा करता है। ये वस्तुतः 900 किलोमीटर की यात्रा करता रहता है। 900 किलोमीटर तक जा ही सकता है, 36,000 किलोमीटर तक नहीं जा सकता, 900 किलोमीटर तक जा ही सकता है। हालांकि 300 किलोमीटर के ऊपर ही आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाता है। तो ये 900 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, जीटीयू जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो अनिल चौहान साहब के अनुसार भारत ने SBS यानी सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस 3 के तहत, पहले के अंतर्गत कार्टोसैट, इसे स्पाइस सैटेलाइट आप कह सकते हैं, रीसैट को दूसरा कह सकते हैं, SBS 3 को आप तीसरा कह सकते हैं। इस प्रकार से भारत जो है इसमें 52 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और ये सब के सब मिलिट्री सैटेलाइट होंगे, और ये ज़्यादातर जो है स्पाई सैटेलाइट होंगे, यानी खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाले उपग्रह होंगे। तो इस प्रकार से मिलिट्री भी आजकल नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे मिलिट्री भी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। एक्चुअली पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है कि सैटेलाइट की मदद ली जाए, तभी जा कर के आतंकवादियों या लोगों के मूवमेंट या अन्य चीज़ों का पता चलेगा। तो सैन्य रणनीति बनाना हो या पर्यावरण संबंधी कोई काम करना हो, या आपको बता दें आपदा प्रबंधन करना हो, इन सभी के लिए ज़रूरी है कि भाई हम सैटेलाइट की मदद लें, खास करके खुफिया सैटेलाइट की मदद लें। पर्यावरण पर निगरानी रखना है कि कहाँ तूफान बन रहा है, कहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, किस तरह की प्रकृति में हलचल हो रही है। इन सब पर निगरानी रखने के लिए भी उपग्रह की ज़रूरत है, और यही खुफिया उपग्रह है। भाई ये मैन मेड डिजास्टर है कि नेचुरल डिजास्टर है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी?
तो अनिल चौहान साहब ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 52 मिलिट्री इंटेलिजेंस न्यू मिलिट्री इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन के तहत ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये उपग्रह इसरो छोड़ेगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन साहब ने भी इसकी पुष्टि किया है और उन्होंने इसे SBS-3 प्रोग्राम के तहत ही लॉन्च करने की घोषणा की है। अनिल चौहान ने भी, जो कि CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और वी नारायणन जो कि इसरो के चेयरपर्सन हैं, इन दोनों लोगों ने इसकी घोषणा की है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट की बहुत बड़ी उपयोगिता है युद्ध के दौरान, और इसमें अगर भारत नासा की बराबरी कर लेता है, उसके आसपास आ जाता है, तो निश्चित रूप से भारत एक उल्लेखनीय कार्य करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर निश्चित रूप से उसकी बढ़त हो जाएगी, और इस प्रकार से जो रेडिकल एलिमेंट्स है, एंटी इंडिया रेडिकल एलिमेंट्स, उनका सफाया करने में सैटेलाइट इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी उपयोगिता मिलेगी, बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। धन्यवाद।